गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके पहले मैंने समास के बारे में विस्तृत चर्चा किया था, जिसमें समास की परिभाषा और समास के प्रकार की बात की थी। जो समास के प्रकार की बात थी तो समास के प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अव्ययी भाव समास था और दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अब हम लोग जो इसका तीसरा प्रकार है वह है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो होता है वह तत्पुरुष समास का ही एक तरह से भाग होता है या उसी का एक तरह से बेटा होता है। अब तत्पुरुष जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास, द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास, इन दोनों समासों को हम तत्पुरुष समास के ही भाग समझते हैं। लेकिन यह कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होता है इसमें कुछ अंतर होता है और अंतर पाए जाने के कारण ही हम यह देख लेते हैं कि कौन कर्मधारय समास है और कौन द्विगु समास है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास होता है या कोई भी समास होता है, उस समास की यह विशेषता होती है उसमें कम से कम 2 पद होते हैं और एक पद जो होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। पूर्व पद होता है और होता है क्या, उत्तर पद। जो पूर्व पद होता है वह अप्रधान होता है। पूर्व पद अप्रधान होता है, जबकि जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होगा, वो प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। दूसरी चीज, अगर हम पूर्व पद पहले होता है उत्तर पद बाद में होता है और जो पूर्व पद होगा वह हमेशा अप्रधान होगा और जो उत्तर पद होगा वह हमेशा प्रधान होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं श्वेत और प्रधान मान लिया हमने कमल, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा श्वेत कमल। श्वेत कमल, यह जो श्वेत कमल है इसमें जो श्वेत शब्द है वो क्या है, अप्रधान है और जो कमल है वह क्या है, प्रधान है। कुछ और थोड़ा जान लें हम कर्मधारय समास के बारे में। कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है तब हम उसको कहते हैं कि यह कर्मधारय समास है। तो उसको जानने के लिए हम एक खाका बना रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, जिसमें सबसे पहला एक चीज तो आप जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या होगा, पूर्व पद होगा और क्या होगा, उत्तर पद होगा। पूर्व पद होगा और होगा उत्तर पद। दूसरी चीज, जो पूर्व पद होगा हमेशा वह क्या होगा, विशेषण होगा या विशेष भी हो सकता है। अगर एक पद विशेषण है तो दूसरा पद अपने आप क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अगर यह विशेष से है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों विशेषण है तब भी कर्मधारय होगा। अगर एक उपमेय है तो दूसरा उपमान होगा। अगर यह उपमान है तो दूसरा उपमेय होगा। ठीक, तो यह कंडीशन होती है जिसके कारण
हम कहते हैं कि वह कर्मधारय समास है। यानी जिस भी पद में अगर दो पद होगा, एक पद विशेषण है और दूसरा विशेष से है, तब भी कर्मधारय समास होगा। अगर एक विशेष से है दूसरा विशेषण है, तब भी कर्मधारय समास होगा। अगर दोनों विशेषण है, तब भी कर्मधारय समास होगा। अगर एक उपमेय है और दूसरा उपमान है, तब भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। अगर एक उपमान है पहला, दूसरा उपमेय है, तब भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अर्थात यह जरूरी है कि एक में क्या हो? विशेषण हो, और एक क्या हो? विशेष हो, या एक उपमेय हो और एक उपमान हो। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये जान लिया जाए। उपमेय वे होते हैं जो नजदीक होते हैं। कहां पर होते हैं? नजदीक होते हैं, पास होते हैं, और इनकी तुलना की जाती है। जबकि जो उपमान होता है वह दूर होता है। कहां पर होगा? दूर होगा, और बड़ा होगा, और प्राकृतिक होता है। जबकि यह क्या होगा? नजदीक होगा, अप्राकृतिक होगा, और सुलभ होगा। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं क्या? उपमान। जैसे अब हम आगे चलते हैं, तो उपमेय और उपमान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उपमेय क्या होता है? नजदीक होता है, और उपमान क्या होता है? दूर। मान का अर्थ ही होता है जिसका कोई मूल्य हो, जिसका कोई वजूद हो, वह उपमान है। और उपमेय क्या होगा? वह छोटा होगा, पास होगा, नजदीक होगा। इससे संबंधित हम कुछ आपको बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जिसको जान करके आप यह जान जाएंगे कि यह कर्मधारय समास है। जैसे अगर हम कह दें नर श्रेष्ठ, देखिए नर श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ। अब इसको तोड़ना हो तो इसमें दो शब्द है, एक तो है क्या? नर, और दूसरा शब्द क्या है? श्रेष्ठ। नर क्या है भाई? नर क्या है? नर विशेष से है। क्या है? विशेष से है। और श्रेष्ठ क्या है? विशेषण। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण। यानी एक विशेष से है और दूसरा क्या है? विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। इसी प्रकार और है सद्भावना। क्या है? सद्भावना। सद्भावना, सद्भावना का अर्थ हुआ जिसकी भावनाएं क्या अच्छी हो, सुंदर हो, उनको हम कहेंगे क्या? सद्भावना। तो सद क्या है? देखिए सद मतलब सही, सत्य, तो ये हो जाएगा क्या? विशेषण। सद क्या हो जाएगा? विशेषण। भावना क्या हो जाएगा? विशेष। तो पहले क्या आ गया? विशेषण, फिर क्या आ गया? विशेष। यानी विशेषण विशेष से हो तब भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय ही होगा। अगर विशेष से विशेषण होता है तब भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय ही हो जाएगा। नील पीत, देखिए उदाहरण देख लीजिए आप लोग। नील पीत, नील मतलब हो गया क्या? नीला, और पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। एक नीला है और क्या है? पीला है। तो नीला क्या है भाई? ये भी विशेषण है? ये भी विशेषण है। और जो पीला है ये भी क्या है? विशेषण है। यानी दोनों विशेषण मिल गए हमको, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? कर्मधारय। तो कर्मधारय यहाँ भी हो गया। अगर मैं कहूं चंद्रमुख, देखिए चंद्रमुख, 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 देखिए चंद्र, ये हो जाएगा आपका उपमान, और मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। तो पहले क्या आ गया? उपमान, फिर क्या आया? उपमेय। देखिए चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, यानी चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? मुख से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। अगर हम इसी को लिखे थे मुख चंद्र, मुख है
चंद्र, तब क्या हो जाता, अब उपमेय पहले आ गया और उपमान कहाँ आ गया, बाद में आ गया। तो जहां पर उपमेय पहले हो या उपमान पहले हो, या उपमान पहले हो या उपमेय बाद में हो, ऐसी दशा में हमेशा हो जाता है क्या, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जानने के लिए यह जरूरी है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, या तो विशेषण हो, या एक विशेषण एक विशेष से हो, या दोनों विशेषण हो, या एक उपमेय हो दूसरा उपमान हो, या पहला उपमान हो दूसरा उपमेय हो। अगर ऐसी दशा को फॉलो करता है, ऐसी कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो सबके सब कहलाते हैं क्या, कर्मधारय समास। अब बताइए, कभी कभी इसका और उदाहरण देख लीजिए, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये जान लीजिए, जो कर्मधारय समास होगा वो जो हमारे देवी देवता होंगे, या कोई भी शरीर, कोई भी अंग हो और वह किसी शरीर के साथ जुड़ा हो, तो वहां पर भी हो जाता है क्या, बहुब्रीहि समास। तो आप देखेंगे कुछ हमारे पास उदाहरण है। अगर बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया है किसी ऑप्शन में, तो ऐसी दशा में सबसे पहली प्राथमिकता हम किसकी करेंगे, कर्मधारय की नहीं बल्कि बहुब्रीहि की। आइए मैं आप सभी लोगों को कुछ उदाहरण बताता हूं। कब, जब बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया हो, तो आप इसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, बहुब्रीहि को। जैसे नंबर 1, अगर लिखा है पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको पीत और अंबर। पीत मिलेगा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीत का अर्थ हो गया क्या, पीला, और अंबर का हो गया क्या, वस्त्र। तो हो जाएगा क्या, पीला वस्त्र। अब ये देखिए क्या हो गया, इसको हम कहेंगे विशेषण। ये क्या है, विशेषण है, और यह क्या है, विशेष है। तो जब विशेषण और विशेष से हमको मिल गया, तो वह अपने आप ही क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। लेकिन अब यहीं पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर इसका हम विग्रह ऐसे कर दें, या कोई वस्तु ऐसी हो जो यूनिक हो और किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो, या किसी एक ही वस्तु के लिए जानी जाती हो, या व्यक्ति के लिए जानी जाती हो, तो ऐसी दशा में वह हो जाता है क्या, बहुब्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीत और अंबर, ऐसी दशा में हमने किया तो हो गया क्या, बहुब्रीहि। लेकिन अगर इसी को हम लिख देंगे कि पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, ये क्या हो गया, पीतांबर का एक समास विग्रह हो गया। तो पीला है जो वस्त्र, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ऐसी दशा में यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। लेकिन हमने अगर ऐसा कर दिया, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तो किसका पीला वस्त्र है, तो हमको पता है विष्णु को, या फिर किसका, कृष्ण को। तो यह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, या उसी के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। परंतु अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दे दे और कर्मधारय भी दे दे, तो ऐसी दशा में हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा क्या, बहुब्रीहि। क्या सही होगा, बहुब्रीहि। लेकिन अगर बहुब्रीहि न हो, तब
ऐसी दशा में वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ऐसे है नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ को तो एक हो जाएगा नील और दूसरा हो जाएगा कंठ। कंठ का अर्थ हो गया क्या, गला, और नील का अर्थ हो गया क्या, नीला, यानी नीला गला। ऐसा आ गया तो वह हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन ऐसा अगर इसका वो समास विग्रह हो गया, नीला है गला जिसका, नीला है गला जिसका, ऐसी दशा में ये हो जाएगा क्या, बहुब्रीहि। और आपको पता है कि गला किसका नीला था, तो वो था किसका, शिव जी का। और शिव को के लिए प्रसिद्ध हुआ है, या शिव के लिए यह प्रयुक्त होता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं दिया रहेगा तो वो हो जाएगा क्या, कर्मधारय। ऐसे ही होता है महादेव, महादेव शिव के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसे ही होता है लंबोदर, गणेश के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही होता है वज्रदेव, जो दुर्योधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब यह हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस प्रकार का दिया हुआ है, और उसमें से कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया है, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुब्रीहि का ही प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे द्विगु समास। तो कर्मधारय के बाद नंबर आएगा किसका, द्विगु का। तो द्विगु का देख लिया जाए। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास में भी हमेशा उत्तर पद ही प्रधान होगा। यानी जो कंडीशन आपकी तत्पुरुष समास के साथ थी, कर्मधारय समास के साथ थी, वही इनके भी साथ होगा। यानी यहाँ पर भी पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा, पूर्व पद होगा और क्या होगा, उत्तर पद होगा। और इसमें यही उत्तर पद ही आपका क्या होगा, प्रधान होगा, और यह जो होगा वह क्या होगा, अप्रधान होगा। ठीक, और क्या होगा ये जान लिया जाए। तो जो अप्रधान होता है वह हमेशा संख्या होती है, संख्यावाचक होता है, और जो उत्तर पद होता है या प्रधान पद होता है वह हमेशा संज्ञा या कोई विशेष शब्द ही होता है। यानी संख्या और विशेष शब्द अगर आ जाता है तो वहां पर भी द्विगु समास हो जाता है। जैसे संख्या की बात करें, पंच और हो गया यहाँ पर क्या, रत्न, मिलकर के हो जाएगा पंच रत्न। तो पंच रत्न हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसको है, तो द्विगु समास वे समास होते हैं जिनका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो, गणनावाची हो, और उत्तर पद विशेष हो या संज्ञा हो, वहां पर हो जाता है द्विगु समास। और जैसे पंचरत्न हुआ, और पंचरत्न का अर्थ हुआ क्या, पांच रत्नों का समाहार या समूह। इसी प्रकार होता है चौराहा, चौराहा, चौराहा का अर्थ हुआ चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह कहलाता है चौराहा। तो चौराहा हुआ। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि भी होते हैं और द्विगु भी होते हैं। आइए उनको देख लिया जाए। जैसे तिरंगा, तिरंगा देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तीन रंगों का समाहार, तो वहां पर हो जाएगा क्या, द्विगु समास। अगर लिखा रहेगा क्या, तीन रंगों का समाहार, तो ये हो जाएगा क्या, द्विगु समास। परंतु ये अगर लिख देता है ऐसे, तीन रंग, तीन रंग, तिरंगा का क्या हुआ, तीन रंगों से
बना हुआ, तो 3 रंगों से बना हुआ क्या है? हमारा तिरंगा है, जो पर्टिकुलर हमारे लिए ही है। तो यहाँ पर ऐसी दशा में हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। 3 रंगों से बना हुआ जो तिरंगा है वो पर्टिकुलर हम लोगों के लिए है, भारत देश के लिए है, इसीलिए वो हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। अब बात ये आती है कि अगर बहुव्रीहि भी दे दे और द्विव्रीहि दे दे तो हम किसको सही मानेंगे? तो हमारा उत्तर हमेशा क्या रहेगा? बहुव्रीहि ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 रंगों का समाहार हुआ है वह द्विग में, लेकिन 3 रंगों से बनाया तिरंगा है और वह स्पेशल भारत के लिए ही बना हुआ है, लगा हुआ है या बनाया गया है, इसलिए उसको हम कहेंगे क्या? बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार होता है दशानन। दशानन, दशानन का अर्थ हुआ क्या? 10। आनन मतलब होता है मुख, 10 मुखों का समाहार, तो 10 मुख की विशेषता बता रहा है, तो ऐसी दशा में यह हो जाएगा क्या? द्विगु समास। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह कुछ इस तरह कर दिया कि 10 मुख वाला है जो, तो 10 मुख वाला कौन है? वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है और वह है क्या? रावण। तो रावण की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो वह हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और 10 मुख विशेषता की बात की जाएगी, यानी 10 मुख है जो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? द्विगु समास। यानी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में हमेशा हम किसको प्राथमिकता देंगे? बहुव्रीहि समास को, द्विगु को नहीं। अगर बहुव्रीहि नहीं दिया हुआ है तब हम बात करेंगे किसकी? द्विगु की। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ऐसे होता है पंचानन। पंचानन का अर्थ क्या हुआ? 5, आनन माने मुख, पंचानन 5 मुखों का समूह। तो वहां पर क्या हो जाएगा? 5 मुखों का समूह। अगर ऐसा समाहार तो हो जाएगा द्विगु। लेकिन अगर वो कह देता है कि 5 मुख है जिसके पास, तो 5 मुख किसके पास है? हनुमान जी के पास है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार द्विगु समास और बहुव्रीहि समास यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल अगला 2 समास जो बचा हुआ है आपका बहुव्रीहि समास है और आपका द्वंद्व समास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।